आपकी आईडी पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। ज्ञानवर्धन कुमार, आपसे निवेदन है कृपया स्क्रीन प्रेजेंट न करें, आपके कारण सर की स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। ज्ञानवर्धन कुमार, तो ये पीपी प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? आपकी उस पे दिखाई, आईडी पे दिखाई दे रही है सर, लेकिन स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही। सभी लोग देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन, सर के नाम से आ रही है, आईडी पर दिखाई दे रहा होगा। कृपया सभी वहीं पिन कर लें, तो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, सर प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बात। कृपया कोई स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। आप जानते हैं स्क्रीन प्रेजेंट करने पर जो प्रेजेंट पहले से हो रही स्क्रीन है वो हट जाती है। वैसे हमारे बच्चे तो बहुत अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन जो कुछ नए भाई बंधु या छात्र जुड़ते हैं वो जरूर कुछ न कुछ खेला करते हैं। किशन मौर्य जी, आपसे निवेदन है स्क्रीन प्रेजेंट न करें। किशन मौर्य जी, प्रेजेंटेशन का मतलब उपस्थिति लगाना नहीं होता मौर्य जी, अब धीरे धीरे समझ जाइए भाई। सेकंड पेज दिखाई दे रहा है? हेलो जी सर, नहीं दिख रहा है सर। सेकंड पेज दिख रहा है? हाँ सर, लेकिन आईडी पे प्रेजेंट हो रहा है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर की। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। एक मिनट दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट कर दीजिएगा। देखिए जी सर, अब स्क्रीन आ गई सर की। जी थैंक यू। तो स्टार्ट करें फिर? हाँ सर, जी सर, निवेदन। हाँ, तो जो आपका आज का टॉपिक है वो है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। हम क्या है ये, इसको हम क्या कहेंगे कि किसी ने किसी से कुछ पूछा और किसी ने उसको जवाब दिया, मतलब अब आपसी बातचीत हुई। इस आपसी बातचीत को हम क्या कहेंगे? इसको आपसी बातचीत को हम संप्रेषण कहेंगे, क्योंकि एक अपने विचार दूसरे तक रखे और दूसरे ने उस विचार को उस तक वापस पहुंचा दिया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है जानना या समझना। कम्युनिस्ट शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों के में समानता, कॉमन बना देना।
संप्रेषण किसी के दो शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस प्रेषण अर्थात समान रूप से भेजा गया। तो संप्रेषण दो, अगर हम कंक्लूजन में कहें तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आपस में आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण के लिए हमें कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक विचार देने वाला हो और दूसरा उस विचार को ग्रहण करने वाला हो, और साथ ही ये भी जरूरी है कि जो विचार दिया जा रहा है उस विचार का दूसरी तरफ से फीडबैक भी हमें मिले। अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो वो संप्रेषण अधूरा माना जाएगा और संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। सोचिए कि एक व्यक्ति अकेला चला जा रहा है और आप अपने आप बातचीत करता जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस जगह जा रहा हूँ, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा, मैं वहां जाकर के ये काम करूंगा। तो क्या ये संप्रेषण हुआ? संप्रेषण नहीं हुआ, क्योंकि इसको कोई न सुनने वाला है, ना कोई इसको समझने वाला है, ना इसका कोई फीडबैक उधर से देने वाला है। तो संप्रेषण के लिए क्या जरूरी है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। संप्रेषण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने जो दी हुई है, इसको मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप लोग देख सकते हैं, जॉन बीबी ने भी दिया है, अरस्तु ने दिया है, विलियम सर्चम ने दिया है, एडगर डेल ने दिया है, E.G. मेयर ने दिया है, लुइस एनलेक ने दिया है। ये बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने संप्रेषण के बारे में अपनी बात कही है कि संप्रेषण क्या होता है, लेकिन संप्रेषण को हमें अपने अनुसार समझना है, ना कि किसी विद्वान की परिभाषा के अनुसार समझना है। अब संप्रेषण के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? यदि हमसे कोई कहे कि बोलकर बात करो तो हम बोलकर बात करते हैं, यदि कहे कि बिना बोले बात करो तो हम लिखकर बात करेंगे, और यदि कहे कि बिना बोले व लिखे बात करो तो हम सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, और यदि वो ये कहे कि बिना बोले, बिना लिखे, बिना संकेत के बात करो तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम नहीं बचेगा। वो इसलिए कि अभिव्यक्ति के लिए हमें भाषा के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है, और हम जो संप्रेषण करते हैं वो भाषा का कोई ना कोई रूप होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम इन्हीं तीनों भाषाओं में बात करते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि आप बोल के बात कीजिए, ठीक है, हम बोल करके बात कर लेते हैं। अगर कोई कहता है कि आप लिख के बात कीजिए तो हम लिख के बात कर लेते हैं। अगर कोई कहता है कि आप बिना बोले, बिना लिखे। हेलो सर। देखिए अभी हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, अब शायद हम मौन हो जाएंगे, हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम संप्रेषण कर सकें। सर पीपीटी एक बार और प्रेजेंट कर दीजिए, सॉरी वो हट गई है सर। पीपीटी में एक्चुअली दिक्कत आ रही है, मैं उसको जो है पूरा डिटेल करता जा रहा हूँ। पीपीटी ना भी प्रेजेंट हो तो उसकी कोई वो नहीं है ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं, बताइए, क्योंकि बार बार दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलिए, अब बात यह है कि संप्रेषण करता कौन है? केवल संप्रेषण केवल मनुष्य करते हैं या कोई और जीव जंतु हैं जो वो भी करते हैं? तो संप्रेषण की क्षमता लगभग सभी जीवित प्राणियों में होती है, किंतु भाषिक संप्रेषण की क्षमता केवल मनुष्यों में पाई जाती है, अन्य जीवधारियों में क्षमता नहीं होती है। भाषिक संप्रेषण की बात की जा रही है कि जो भाषिक संप्रेषण होता है केवल मनुष्य कर सकता है, उसके अलावा कोई अन्य जीव जंतु जो होते हैं वो भाषिक संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। मानव संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम का प्रयोग करता है। मौखिक माध्यम वो किसी न किसी अर्जित या सीखी हुई भाषा का उपयोग करता है। मानव संप्रेषण हेतु किसी भाषा का लिखित रूप में प्रयोग करता है, ये ज्ञात भाषा में उसने अभ्यास के द्वारा सीखी हुई होती है। मानव संप्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करता है, इस भाषा में वो निरंतर अभ्यास कर कौशल अर्जित करता है। मनुष्य उपर्युक्त तीनों भाषाई माध्यम के अतिरिक्त संप्रेषण के लिए ध्वनियों, शारीरिक हावभाव, भावभंगिमा, इशारे, संकेत, शारीरिक मुद्रा, विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी उपयोग करता है। तो जैसा कि इसमें आप
देख रहे होंगे, पीपीटी शायद नहीं दिख रहा है, कि मनुष्य जब संप्रेषण करता है तो उसके लिए 3 ही माध्यम है, चाहे वो मौखिक रूप में बात करे, लिखित रूप में बात करे या सांकेतिक रूप में बात करे। इन्हीं 3 माध्यमों से बातचीत करता है। और मनुष्य के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जीव जंतु ऐसे जो कि संप्रेषण कर लेते हैं, जैसे कि कहते हैं तोता बोलता है, मैना बोलती है, या कुछ और जीव ऐसे हैं जो कि कुछ भाषा बोल लेते हैं। लेकिन वो बोल क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उनको रटाते हैं कुछ चीजें। जैसे हमने एक तोता पाला, तो तोता पालने के बाद घर के जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों को उसको नाम रटा देते हैं, या वो जो चीज खा रहा होता है उन खाने वाली चीजों के नाम रटा देते हैं। तो तोता क्या करेगा? उतनी चीजें बोलेगा जितना हमने उसको रटाया हुआ है, उसके इतर वो एक भी शब्द बोलने की क्षमता उसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें खुद की भाषा नहीं होती है, ना तो लिखित भाषा है ना मौखिक भाषा, और जो सांकेतिक भाषा है वो भी उसमें नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जो संप्रेषण की क्षमता है, पशु अपने क्षेत्र को निर्धारित करने, भोजन तथा पानी बांटने, अपना स्तर स्थापित करने, चेतावनी देने, प्रवास के मार्गों एवं समन्वय करने, अपने साथी को रिझाने, अपने प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करने के लिए संप्रेषण करते हैं। अधिकतर पशु जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, गोरिल्ला, लोमड़ी आदि अपने शरीर के हाव भाव, बालों को फुलाकर हिचकाना, तरह तरह की ध्वनियां निकालना जैसी क्रियाओं का उपयोग करके संप्रेषण करते हैं। कुछ जीव जैसे समुद्री झींगे, मछलियां, जुगनू आदि संप्रेषण के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। कुछ जीव जैसे मक्खियां, कैटरपिलर, मेंटिस, मेढक, कटल फिश, ऑक्टोपस आदि संप्रेषण हेतु शरीर के गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं। कुछ जीव जंतु जैसे मधुमक्खियां, पक्षी संप्रेषण हेतु ध्वनि व नृत्य का प्रयोग करते हैं। और कुछ जीव जंतु जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ आदि अपने शरीर के तेज गंध युक्त रसायन छिड़ककर संप्रेषण की क्रिया को करते हैं। और कुछ जीव जंतु जैसे झींगुर, दीमक, बीबर, कंगारू, हाथी आदि अपने शरीर को रगड़कर, टकराकर, फड़फड़ाकर संप्रेषण करते हैं। तो इसमें भाषाई संप्रेषण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने शारीरिक हाव भाव से, रसायनों से, अपने रंगों से, अपने शारीरिक हाव भाव से, तो ये अपने संप्रेषण की क्रिया को संपादित करती है। जैसे कि आपने एक कुत्ता पाला होगा या फिर आस पड़ोस का कुत्ता होगा, जब आपने उसको मारा होगा, तो जब मारा तो उसने किस तरह की आवाज की? वो अलग ढंग की होगी। वही कुत्ता एक गड्ढे में गिर जाए तो उसकी आवाज कैसी होगी? वो अलग ढंग की होगी। एक दूसरे मोहल्ले के कुत्ता अगर उसके मोहल्ले में आ जाता है तो उस कुत्ते की आवाज कैसी होगी? वो अलग ढंग की होगी। तो इस तरह से विभिन्न परिस्थिति के अनुसार ये जीव जंतु अपनी ध्वनियों को बदलने सक्षम होते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि वो जीव हमसे क्या कहना चाह रहा है, या अपने जैसे जीवों के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखेंगे संप्रेषण के तरीके कौन कौन से हैं। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 2 तरह के संप्रेषण होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत बोलना और सुनना की क्रिया आती है, और लिखित संप्रेषण के अंतर्गत लिखना और पढ़ना आता है। यानी हमें अगर मौखिक संप्रेषण करना हो तो हम बोल करके संप्रेषण करेंगे और उसको सुन करके समझेंगे। लिखित भाषा में संप्रेषण करना हो तो हम लिख करके किसी को देंगे और दूसरा व्यक्ति पढ़ करके उसको समझ लेगा। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत चेहरे के हाव भाव, इशारे, शारीरिक भाषा, सामीप्यता, स्पर्श, प्रकटन, शांति आदि भी ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम संप्रेषण कर सकते हैं। तो संप्रेषण के 2 तरीके हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब जो संप्रेषण हम करते हैं तो किसी न किसी भाषा में करते हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाषा के 3 रूप हैं, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा को हम सुनकर ग्रहण करते हैं और बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। लिखित भाषा को हम पढ़कर, छूकर मतलब जैसे ब्रेल लिपि है तो हम छू करके उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखित भाषा को पढ़कर और छू करके हम समझते हैं, अभिग्रहण करते हैं, और लिख करके उसको हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा देख कर और छू कर हम ग्रहण करते हैं। देख कर मतलब कोई हमारे सामने संकेत कर रहा है, साइन कर रहा है फिंगर स्पेलिंग के द्वारा, या फिर मैनुअल कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसको हम देख लेंगे। और कोई जो डेफ ब्लाइंड के लिए जो भाषा स्पर्श संकेत जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम छू करके भी उस सांकेतिक भाषा को ग्रहण कर सकते हैं।
इसके अभिव्यक्ति का तरीका है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। अगर हम साइन लैंग्वेज के द्वारा बात करते हैं तो वो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, तो उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है कि संप्रेषण के विकल्प से तात्पर्य। जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो संप्रेषण के माध्यम है, उस पे हम लोग अब यहाँ से आ गए हैं कि श्रवण बाधित बच्चों हेतु संप्रेषण के विकल्पों से तात्पर्य उन विकल्पों से है जिनके द्वारा वे अपने विचारों, इच्छाओं, भावनाओं, अनुभवों आदि को दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरों के विचारों, इच्छाओं, भावनाओं, अनुभवों आदि से स्वयं अवगत होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? संप्रेषण के विकल्पों से तात्पर्य। श्रवण बाधित बच्चों हेतु संप्रेषण के मौखिक, हस्तचालित, द्विभाषिक एवं समग्र विकल्प उपस्थित हैं। अपनी क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप वे इन विकल्पों में से सर्वोत्तम संप्रेषण विकल्प को अपना सकते हैं। यही संप्रेषण विकल्प उनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम संप्रेषण के विकल्प कौन कौन से उन पर चर्चा करते हैं। पहला है मौखिक संप्रेषण, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसको हम अपने स्टैंडर्ड भाषा में, जो कि हम लोग डिप्लोमा या बीएड में जो पढ़ाते हैं, उसको हम ओरलिज्म बोलते हैं। तो पहला कौन सा है? मौखिक संप्रेषण, उसको हम ओरलिज्म बोलते हैं। दूसरा है हस्तचालित संप्रेषण यानी मैनुअल कम्युनिकेशन, इसको हम मैनुअलिज्म बोलते हैं। और तीसरा है द्विभाषिक संप्रेषण, बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, जिसको हम एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म के नाम से जानते हैं। और चौथा है समग्र संप्रेषण, टोटल कम्युनिकेशन, जिसको हम टोटल कम्युनिकेशन के ही नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब इनको क्रम से एक एक करके चारों को विस्तार से जानेंगे, ये क्या है और इनको लागू करने का औचित्य क्या है और इनकी जो है सीमाएं क्या हैं, इनको हम बारी बारी से जानेंगे। तो मौखिक संप्रेषण जो है ये सबसे पुरानी पद्धति है। जैसे कि सामान्य बच्चों को भी इसी संप्रेषण माध्यम से पढ़ाया जाता है और इसी संप्रेषण के माध्यम से हम श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे पढ़ा सकते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। संप्रेषण का विकल्पों का विभाजन, जब चार संप्रेषण, जो मौखिक संप्रेषण और हस्तचालित संप्रेषण, द्विभाषिक संप्रेषण और समग्र संप्रेषण थे, उनको हम विभाजित अगर करें तो एकल भाषीय या विकल्पीय संप्रेषण के अंतर्गत दो संप्रेषण आते हैं। पहला है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है हस्तचालित संप्रेषण। मतलब इसमें सिंगल लैंग्वेज का या सिंगल मोड का को अपनाया जाता है। जैसे कि मौखिक संप्रेषण में हम बोल करके बातचीत करते हैं और हस्तचालित संप्रेषण में हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरे में आते हैं बहुभाषी या विकल्पीय संप्रेषण में द्विभाषिक संप्रेषण और समग्र संप्रेषण। तो इनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहले में आते हैं मौखिक संप्रेषण, हस्तचालित संप्रेषण, और दूसरे में आते हैं द्विभाषिक संप्रेषण और समग्र संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण का हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस संप्रेषण विकल्प को सैद्धांतिक रूप में ओरलिज्म नाम से जाना जाता है। ओरलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में सन 1860 ईस्वी के आसपास बहुत लोकप्रिय था। ये लंदन विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के भाषा विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण संबंधी अनेक शोध, प्रयोग एवं अनुभवों का परिणाम है। सन 1867 ईस्वी में स्थापित क्लार्क स्कूल फॉर द डेफ, नॉर्थैम्पटन, मैसाचुसेट्स पहला विश्वविद्यालय था जहां ओरलिज्म को अपनाया गया था। एडबर्गर 1982 के अनुसार इसके ऊपर श्रवण शक्ति का विकास किया जाए तो श्रवण दृश्य क्षमता को ग्रहण किया जा सकता है। इस संप्रेषण विकल्प से बच्चों में वाक क्षमता, वाणी वाचन तथा भाषा ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मौखिक संप्रेषण से श्रवण बाधित बच्चों की बची हुई श्रवण क्षमता का श्रवण प्रवर्धक उपकरणों के माध्यम से उपयोग कर वाणी वाचन के द्वारा वाणी उच्चारण कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। इसका मानना है कि भाषा का विकास बोलकर होना चाहिए। इसमें संकेत भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, किंतु प्राकृतिक भाव भंगिमा का उपयोग किया जा सकता है।
इस संप्रेषण विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य सुनने वाले समुदाय में सफल समेकन हेतु श्रवण बाधित व्यक्तियों में आवश्यकतानुरूप वाणी एवं संप्रेषण कौशल का विकास करना है। यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से एक बच्चा श्रवण बाधित है, तो इस बच्चे को 100 लोगों के अनुसार बदलना है या 100 लोगों को इस बच्चे के अनुसार बदलना है। तो इनका कहना है कि नहीं, सारे बच्चे जो है वो मुख्य धारा में आ जाएं, इसलिए सभी बच्चों का बोलना जरूरी है। 99 लोग मिल करके एक जो श्रवण बाधित बच्चा है उसको बोलना सिखाए, जिससे कि हम लोग 100% हो जाएं, नहीं तो 100 में से हम 99 रहेंगे और वो एक अलग रहेगा। तो उसको भी हम अपनी मुख्य धारा में अपना लें तो हम लोग 100% हो जाएंगे। इसलिए मौखिक भाषा सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। मौखिक संप्रेषण हेतु मुख्य बिंदु सामाजिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि बच्चे को समाज में रहना है और समाज में 99 लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं करता है तो वो 99 लोगों से कटा हुआ अपने को महसूस करेगा, वो 99 लोगों से जुड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि वो भी मौखिक भाषा बोलने लगे। इस संप्रेषण विकल्प में बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी हर बच्चे में कुछ ना कुछ श्रवण क्षमता बची हुई होती है, भले वो प्रोफाउंड हो। तो मान लिया 100% की हम बात करते हैं कि उसमें 100 dB तक सुनाई दे देता है, तो हो सकता है उसके ऊपर 110 पे उसको रिस्पॉन्स मिले, 120 पे मिले या 130 पे मिले। लेकिन श्रवण जो यंत्र हैं उनकी भी एक सीमाएं हैं कि एक निश्चित डीबी के लॉस तक ही वो काम करते हैं। तो इसमें जो भी श्रवण बाधित बच्चों में श्रवण क्षमता बची हुई है उसका उपयोग हम श्रवण यंत्रों के द्वारा करते हैं और बच्चों को मौखिक भाषा सिखाते हैं। वाणी के द्वारा वाणी का विकास मुख्य उद्देश्य है। इसमें बच्चों को मौखिक भाषा सिखाई जाती है, हम लोग उनको स्पीच देते हैं और स्पीच के द्वारा कोशिश ये करते हैं कि बच्चा भी स्पीच बोलने लग जाए। इस संप्रेषण में वाणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनका मानना है कि बच्चे को बोलना चाहिए, इसलिए उसको बोलने पे अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। सांकेतिक भाषा के स्थान पर प्राकृतिक हाव भाव को स्वीकार किया जाता है। इसमें संकेत भाषा नहीं बल्कि जो संकेत हमारे जो प्राकृतिक हाव भाव है, जो हम लोग नेचुरल रूप से, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तब भी हमारे हाथ इस तरह से काम करेंगे, चेहरे का हाव भाव आएंगे, जिस तरह से जो सेंटेंस आएगा उसी तरह से हमारा जो चेहरे का हाव भाव है वो बदलेगा। तो इसमें ये माना जाता है कि आप जो प्राकृतिक भाव भंगिमा है, प्राकृतिक हाव भाव है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संकेत भाषा का आपको उपयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर ये बच्चे एक बार संकेत भाषा सीख गए तो फिर इनको मौखिक भाषा सिखाने में हमें समस्या आ जाएगी। इसलिए इनको वाणी के द्वारा वाणी विकास किया जाए और मौखिक भाषा विकास करने पे जोर दिया जाए। अब मौखिक संप्रेषण का औचित्य क्या है? वाणी मानव को अन्य जीव जंतुओं से पृथक एवं श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए श्रवण बाधित बच्चों में भी वाणी का विकास होना चाहिए, क्योंकि ये मानव समाज को एक दूसरे से जोड़े रखने में सहायता करती है। ये मनुष्य समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समाज में मौखिक संप्रेषण करने वालों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए श्रवण बाधित बच्चों में सुनकर व बोलकर संप्रेषण करने की क्षमता विकसित कर दी जाती है, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में सहजता से समेकित किया जा सकता है। तो इनका मानना है कि अगर हम उसमें मौखिक भाषा विकसित कर देते हैं तो बच्चा कहीं भी समाज में रहे, सुनने बोलने वाले समाज में रहे, तो अपने आप को किसी से कटा हुआ महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो अन्य लोगों के भांति अपने आप को समझेगा और मौखिक भाषा में उन लोगों से बातचीत कर पाएगा। मौखिक संप्रेषण अपनाने से श्रवण बाधिता के क्षेत्र में तकनीकी विकास अधिक हो सकेगा। इस क्षेत्र में नवीन एवं उच्च कोटि के श्रवण मापक एवं श्रवण प्रवर्धक यंत्र उपकरणों का विकास होगा तथा वाणी विज्ञान के क्षेत्र में वाणी शिक्षण यंत्र उपकरणों का विकास हो सकेगा। अब इनका मानना यह है कि अगर हम बच्चे को मौखिक भाषा विकसित करने पे जोर देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो श्रवण बाधिता का क्षेत्र है उसमें जो यांत्रिक विकास का जो क्रम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। हम अच्छे से अच्छे श्रवण मापक उपकरण विकसित कर सकेंगे, अच्छे से अच्छे श्रवण यंत्र विकसित कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे श्रवण जो वाणी सिखाने के यंत्र हैं उनको भी हम विकसित कर सकेंगे। और यदि हम संकेत मौखिक भाषा नहीं सिखाते हैं तो शायद उनमें ये चीज़ें जो तकनीकी क्षेत्र है उसके विकास में शायद हमें
ज्यादा विकास देखने को न मिले। मौखिक संप्रेषण अपनाने से श्रवण बाधिता के क्षेत्र में तकनीकी विकास अधिक हो सकेगा। इस क्षेत्र में नवीन एवं उच्च कोटि के श्रवण मापक एवं श्रवण प्रवर्धक यंत्र उपकरणों का विकास होगा तथा वाणी विकास के क्षेत्र में वाणी शिक्षण उपकरणों का विकास, मैंने पहले बताया। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों एवं तकनीकों आदि में सुधार होगा तथा शिक्षण अधिगम सामग्री में नूतन विकास हो सकेगा। तो इनका मानना ये भी है कि जब हम मौखिकता की ओर जाते हैं, मौखिक संप्रेषण की ओर जाते हैं, तो हमें बच्चों को मौखिक ढंग से सिखाने के लिए अच्छी से अच्छी विधियों को, तकनीकों को और जो हमारे जो मैक्सिम्स हैं और जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उनके विकास में भी हमें सहायता मिलेगी अगर हम इस माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। अब इस जो मौखिक संप्रेषण है, इसकी सीमाएं क्या हैं? मौखिक संप्रेषण है तो कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती जो कि मानसिक व शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित होती हैं, जिन्हें नॉम चॉम्स्की ने लैड यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के नाम से प्रस्तुत किया। यदि इस लैड सिस्टम में कोई कमी रह जाती है तो बच्चों में सामान्य मौखिक संप्रेषण विकसित करने में समस्या उत्पन्न होगी। जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने बताया कि कुछ मस्तिष्क स्तर पे, कुछ शारीरिक स्तर पे, जैसे मस्तिष्क स्तर पे हमारे जो ब्रोकाज एरिया हैं, वर्निके एरिया हैं, जो भाषा के लिए उत्तरदायी एरिया हैं, अगर वो नॉर्मल हैं और जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं जैसे कि दांत है, जीभ है, लिप्स हैं, हमारे ओरल वोकल कॉर्ड्स हैं, ये सारे अगर नॉर्मल हैं मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे, तो बच्चों में भाषा का विकास सहज रूप से होगा। ये किनका मानना था? नॉम चॉम्स्की का। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं श्रवण बाधित बच्चों की। तो श्रवण बाधित बच्चों में समस्या क्या है? समस्या यही है कि वो भाषा को सुन नहीं पाते। अगर वो भाषा को सुनने लग जाएं तो भाषा को बोलने भी लग जाएंगे। भले ही उनका जो मानसिक स्तर पे कितना भी वो स्ट्रांग हो, शारीरिक स्तर पे स्ट्रांग हो, उसके स्पीच ऑर्गन्स मजबूत हों, लेकिन अगर उसमें श्रवण क्षमता का ह्रास है या उसमें श्रवण बाधा है और श्रवण बाधा जटिल स्तर पे है, तो फिर उनमें भाषा विकास करना मुश्किल पड़ जाता है तब तक जब तक उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन न किया जाए। मतलब उनको यथाशीघ्र पहचान न किया जाए और पहचान करने के बाद उचित श्रवण यंत्र उनको न लगा दिया जाए और श्रवण यंत्र लगाने के बाद उनको सुनने की क्षमता की ट्रेनिंग दी जाए और बोलने की कला विकसित की जाए। अगर ये सारी चीजें नहीं की जाती हैं तो लैड सिस्टम भी काम के लायक नहीं होगा। देर से चिन्हित एवं देर से हस्तक्षेपित व अति गंभीर श्रवण दोष वाले बच्चों में मौखिक संप्रेषण विकसित करने में समस्या होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है और तुरंत श्रवण प्रशिक्षण देते हैं और वाणी प्रशिक्षण देते हैं और भाषा विकास के द्वारा हम बोलने की क्रिया उसमें विकसित कर देते हैं। अगर सोचिए कोई बच्चा जो क्रिटिकल पीरियड होता है 7 साल तक, जो भाषा विकास के लिए 3 से 7 साल का जो क्रिटिकल पीरियड होता है, उसमें अगर वो चिन्हित नहीं हुआ है तो फिर 7 साल के बाद 8, 9, 10, 12, 15, 20 साल में उसको चिन्हित किया जाता है कि बच्चा श्रवण बाधित या व्यक्ति श्रवण बाधित है। फिर हम उसको श्रवण यंत्र लगाते हैं, फिर हम सुनने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम वाणी प्रशिक्षण देते हैं, फिर हम भाषा की ट्रेनिंग देते हैं, तो शायद अपेक्षित परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो देर से चिन्हित और देर से हस्तक्षेपित किया गया है। एक सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चे की तुलना में एक श्रवण बाधित बच्चे में वाणी, भाषा एवं संप्रेषण की क्षमता का विकास कम व सीमित मात्रा में हो सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अगर एक सामान्य श्रवण क्षमता वाला व्यक्ति है तो उसमें भाषा का विकास सामान्य रूप से होगा, और एक श्रवण बाधित बच्चा है तो हम अगर तुलना करें कि एक सेम एज ग्रुप वाले सामान्य श्रवण वाले बच्चे से उस श्रवण बाधित बच्चे की भाषा और जो वाणी है और कम्युनिकेशन स्किल है उसके समान हो, तो शायद ये हम गलत तुलना कर रहे होंगे, उसके समान वो नहीं हो पाएगा। हाँ, संभव हो सकता है लेकिन जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन करें। एक सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चे की तुलना में एक श्रवण बाधित बच्चे में वाणी, भाषा एवं संप्रेषण क्षमता विकास कम सीमित मात्रा में हो सकता है। जैसे मैंने बता दिया है, श्रवण बाधिता के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं प्रसार पर्याप्त नहीं
पे नहीं होते, मौखिक संप्रेषण के विकास में समस्या आती है। अब सोचिए कि ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में तो बहुत सारी जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि बच्चा देर से बोलेगा, अभी छोटा है, बड़ा होने दो, या इसमें किसी जादू टोने का प्रभाव है, या फिर बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसके द्वारा बच्चे में हस्तक्षेप वो लोग नहीं कर पाते हैं। अब उससे हम उम्मीद करें कि बच्चा जो है यंत्र उपकरण लगा ले, शीघ्र जो है उसकी हियरिंग की जांच हो जाए, उसके जो है उचित हम कॉक्लियर इम्प्लांट करा दें या उचित हियरिंग एड दे दें, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली पहले से लेट हो चुके होते हैं, और फिर वो जो टीचर हैं और गांव-गांव जा करके जागरूकता फैलाते हैं और उन बच्चों को पकड़ करके स्कूल तक पहुंचाते हैं। भले वो स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हो, जहाँ पे इन बच्चों को देख रेख के लिए बहुत सारी सुविधाएं या प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कम से कम स्कूल तक पहुंचा देते हैं और उनको यंत्र उपकरण उपलब्ध करा देते हैं। तो हम लोग हमने अभी जाना कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है। अब जब मौखिक संप्रेषण की बात चल रही थी, उसी बीच में ये कूद पड़े दूसरे संप्रेषण माध्यम वाले, जिसको हम बोलते हैं हस्तचालित संप्रेषण। उन्होंने कहा कि भाई आप तो मौखिक भाषा विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सभी बच्चों में भाषा जो मौखिक भाषा है क्या डेवलप हो सकती है? शायद नहीं हो सकती है। जो प्रोफाउंडली डेफ हैं, जिनमें हियरिंग एड काम नहीं करेगा और जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट अर्ली एज नहीं हुआ है या जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं हो सकता है, तो उनको क्या हम मौखिक संप्रेषण से पढ़ा सकते हैं? इन्होंने कहा नहीं, हम मौखिक संप्रेषण से उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको हस्तचालित संप्रेषण की ओर हमें ले जाना पड़ेगा। तो संप्रेषण का विरोध करता है। इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस संप्रेषण विकल्प को रूप में मैनुअलिज्म नाम से जाना जाता है। मैनुअलिज्म को फ्रांस के रॉक एम्ब्रियोज सिकार्ड ने सन 1800 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में प्री पब्लिक स्कूल फॉर द डेफ की स्थापना के साथ हुआ था। प्रथम मैनुअल स्कूल का प्रारंभ फ्रांस के पेरिस में एब्बे डी एलेप्पी, जो कि एक कैथोलिक पादरी थे, के द्वारा नेशनल स्कूल फॉर द डेफ की स्थापना कर किया गया था। इस उपागम के में अक्षरों को हाथ से बनाया या संचालित करना होता है। हाथ की उंगलियों को निश्चित स्थानों पर रखकर शब्द और अक्षर बनाए जाते हैं। इसमें शब्द और वाक्य कागज पर न लिखकर वर्ण को हाथ के रूपों में हवा में लिखा जाता है। इसमें अवशिष्ट श्रवण क्षमता और वाणी वाचन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें करवर्तनी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हस्तचालित संप्रेषण है, ये मैनुअलिज्म का विरोध करता है और कहता है कि सारे बच्चों को हम मैनुअलिज्म में नहीं ओरलिज्म में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उसमें जो सफल नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को हमें लाना पड़ेगा हस्तचालित संप्रेषण में। इस संप्रेषण में मुख्यतः हस्तचालित भाषा का प्रयोग किया जाता है। हस्तचालित भाषा स्वयं की व्याकरणिक व्यवस्था के रूप में एक विकसित भाषा है। संकेत भाषा बधिर समुदाय में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। ये एक स्वाभाविक दृश्य भाषा है। ये बधिर व्यक्तियों के संप्रेषण हेतु एक सुगम्य माध्यम है। इसमें मौखिक भाषा विकसित करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इस माध्यम का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावशाली रूप से बोलना न सीख पाने की स्थिति में व्यक्ति को हस्तचालित संप्रेषण के योग्य बनाना है। यानी इनका मानना है कि जो प्रभावशाली रूप से मौखिक भाषा में सफल नहीं होते हैं, उनको हम हस्तचालित भाषा सिखा देंगे, जिससे कि वो अपने समाज में संप्रेषण के योग्य हो जाएंगे। हस्तचालित संप्रेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं? व्यक्तिगत उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। इनका मानना है कि बच्चा कम से कम संप्रेषण के योग्य तो बने। क्यों? क्योंकि
वो जब अपने समाज में जाता है तो कम से कम अपने समाज में वो दूसरे जो श्रवणबाधित बच्चे हैं उनसे बातचीत आराम से कर सकता है। और इस जो संप्रेषण विकल्प है, ये इनका मानना है कि जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से एक श्रवणबाधित बच्चा है और 99 बच्चे नॉर्मल हैं, तो या 99 लोग नॉर्मल हैं, तो इन 99 लोगों को एक श्रवणबाधित बच्चे के अनुसार बदलना है। उसमें क्या कह रहा था ओरालिज्म में, उनका कहना था कि 99 लोगों के अनुसार उस एक श्रवणबाधित बच्चों को बदल देना है जिससे वो बोलने सुनने लग जाए। और इनका क्या कहना है कि एक श्रवणबाधित बच्चे के लिए 99 लोग बदल जाएं, अर्थात 99 लोग उसके लिए संकेत भाषा सीख लें। अब बताइए, उनका भी कहना सही है कि उस बच्चे को 99 लोग मिलकर के बदल दें, और इनका भी मानना सही है कि एक बच्चे के लिए सारे 99 लोग श्रवणबाधित की भाषा, श्रवणबाधितों की भाषा, संकेत भाषा या हस्तचालित भाषा उसको सीख लें, जिससे कि वो बच्चा सभी से बातचीत कर सके और सब लोग उस अकेले बच्चे से भी बातचीत कर सके। संकेत भाषा के द्वारा संकेत भाषा का विकास मुख्य उद्देश्य है। उसमें क्या था, वाणी के द्वारा वाणी का मुख्य उद्देश्य, और इसमें है संकेत भाषा के द्वारा संकेत भाषा का विकास मुख्य उद्देश्य है। यानी कि हम संकेत भाषा को सीखें और इन बच्चों को भी संकेत भाषा सिखा दें। अब मौखिक भाषा के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे, ये श्रवणबाधित बच्चे हैं, मौखिक भाषा में अधिक सफल नहीं हो सकते हैं, तो इनको मौखिक भाषा सिखाने की जरूरत भी नहीं है। इनको संकेत भाषा सिखा दीजिए, संकेत भाषा सीखने के बाद इनका काम चल जाएगा। इसलिए मौखिक भाषा सिखाने पर जोर नहीं देते। बाधिर समुदाय में आत्मविश्वास विकसित किया जाता है। अगर एक बच्चा अपनी बात सांकेतिक भाषा में दूसरों तक पहुंचा देता है तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं भी दूसरों से बातचीत कर सकता हूं। लेकिन इस बच्चे को समस्या वहां आती है जब एक सामान्य व्यक्ति के सामने ये अपनी बात कहने के लिए जाता है और संकेत भाषा में अपनी बात उस तक प्रस्तुत करता है और उसकी बात को वो व्यक्ति नहीं समझता, तब इसमें वो झुंझलाहट पैदा होती है कि मैं अब क्या करूं जिससे मेरी बात को समझ ले, क्योंकि इस श्रवणबाधित बच्चे में मौखिक भाषा नहीं है, केवल सांकेतिक भाषा है, और वो सुनने बोलने वाले व्यक्ति में क्या है, मौखिक भाषा है, सांकेतिक भाषा नहीं है। बधिर व्यक्तियों के संप्रेषण संबंधी अधिकारों की पूर्ति की जाती है। यानी कि इनका मानना है कि जो श्रवणबाधित बच्चा है अगर सांकेतिक भाषा सीख लेता है तो उनके अधिकारों की पूर्ति होती है। इनका मानना है कि संकेत भाषा सीखना श्रवणबाधित बच्चों का राइट है, उनका अधिकार है, इनको संकेत भाषा आनी ही चाहिए। अब इस भाषा को हस्तचालित संप्रेषण को सिखाने का जो औचित्य है वो क्या है? सांकेतिक भाषा बधिर बच्चों हेतु मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है। जिन बच्चों में श्रवण प्रवर्धक उपकरण सफल नहीं होते हैं उन्हें संप्रेषण के विकल्प के रूप में सांकेतिक भाषा सिखाई जानी चाहिए। सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिर बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम सरलता से पढ़ाया एवं सिखाया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण की तुलना में सांकेतिक संप्रेषण में बधिर बच्चे स्वयं को सहज अनुभव करते हैं। सांकेतिक भाषा के ज्ञान से बधिर बच्चे बधिर समुदाय व सांकेतिक भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से आसानी से बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है कि इनका मानना है कि संकेत भाषा सिखाना जरूरी है जिससे कि अपनी बात को दूसरों तक ये पहुंचा सके। अब इस जो हस्तचालित संप्रेषण इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं क्या हैं? ये विकल्प बधिर समुदाय को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सांकेतिक भाषा सिखाने पर जोर देता है, जिस कारण बधिर बच्चे मौखिक संप्रेषण वाले समुदाय से कट जाते हैं। यानी कि अगर एक बार इसने सांकेतिक भाषा सीख लिया तो ये मौखिक भाषा सीखने में क्या करेंगे? आनाकानी करेंगे। आप देखे होंगे कि श्रवणबाधित बच्चों को जब आप मौखिक भाषा सिखाते हैं तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, उनको जोर जबरदस्ती करके सिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और सीखते भी हैं तो अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन तक हो सकता है थोड़ा बहुत रहे, 2, 4, 6 दिन बाद तो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें से डिलीट होता चला जाता है। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि इन बच्चों में जो मौखिक भाषा है वो नहीं होती है और सांकेतिक भाषा सीखने के बाद वो मौखिक भाषा सीखना भी नहीं चाहते। एक बार सांकेतिक भाषा सीख लेने के बाद बधिर बच्चे मौखिक भाषा सीखने से बचने का प्रयास करते हैं, यानी मौखिक भाषा सीखते नहीं है और उनसे बचते हैं कि हमें न सीखना पड़े। मौखिक संप्रेषण में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में बधिर बच्चे
मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को दूसरों से भिन्न अनुभव करते हैं। अब क्या हुआ कि जब 99 लोग बोलने वाले हैं, वो अकेला बच्चा न बोलने वाला है, तो क्या करेगा कि ये बधिर बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों से क्या करता है, अपने आप को भिन्न समझता है कि बताओ 99 लोग बोल रहे हैं और मैं एक अकेला बच्चा ऐसा हूं जो कि बोल नहीं सकता हूं, मैं केवल साइन लैंग्वेज में बात कर सकता हूं। ये विकल्प बच्चों में बची हुई श्रवण क्षमता के उपयोग पर जोर नहीं देता है। यानी कि श्रवण क्षमता अगर बची भी है तो ये क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, हियरिंग एड लगाने पे जोर नहीं देते हैं, इसलिए जो श्रवण क्षमता बची है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं लैप्स होती चली जाती है, क्योंकि उसका उपयोग लोग करते ही नहीं, जिससे इन बच्चों को उनकी विशेष अवशेष श्रवण क्षमता का लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसी बच्चे में एक हाथ अथवा दोनों हाथ नहीं है, आप सोचिए कि किसी बच्चे में एक हाथ नहीं है, उसको फिंगर स्पेलिंग में बात करनी है, तो ASL BSL आप देखेंगे, ASL BSL ISL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज और इंडियन साइन लैंग्वेज। तो एक सिंगल हैंडेड लैंग्वेज है और दो क्या है, इसमें डबल हैंडेड फिंगर स्पेलिंग है। तो सिंगल हैंडेड फिंगर स्पेलिंग तो कर सकता है, लेकिन जब डबल हैंडेड फिंगर स्पेलिंग की बात आएगी तो वो शायद नहीं कर पाए, क्योंकि उसके एक हाथ नहीं है। और सोचिए किसी बच्चे में दोनों हाथ नहीं है और वो श्रवणबाधित है और वो बोल भी नहीं सकता है, केवल उसको संकेत भाषा सिखा दी गई थी, तो संकेत भाषा सीखेगा कैसे? देख करके समझ तो लेगा, लेकिन जब व्यक्त करने की बात आएगी तो उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ या एक हाथ नहीं है। या फिर इन बच्चों में हाथों की उंगलियों के लचीलापन नहीं है, तो उन्हें संकेत भाषा को व्यक्त करने में दिक्कत आएगी। किसी बच्चे का हाथ टेढ़ा है या हाथ उड़े हुए हैं और उसको संकेत भाषा में बात करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो हस्तचालित संप्रेषण उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। अब जब ये दो जो माध्यम है, जो विकल्प हैं, आपस में झगड़ रहे थे, उसी बीच क्या हुआ कि ये तीसरा जो संप्रेषण विकल्प है वो कूद पड़ा। अब तीसरा संप्रेषण विकल्प कौन सा है? द्विभाषिक संप्रेषण, बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन। इनका क्या है, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे सैद्धांतिक रूप में एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में शैक्षिक द्विभाषिता कहते हैं। इसका तात्पर्य है एक भाषा के सहयोगी भाषा के रूप में दूसरी भाषा का ज्ञान देना। इस विधि का प्रारंभ जेम्स कमिंस ने सन 1976 ईस्वी में किया था। द्विभाषिक संप्रेषण विकल्प में व्यक्ति को प्राथमिक भाषा के रूप में संकेत भाषा सिखाई जाती है और मौखिक भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। यह विकल्प बधिर समुदाय व सुनने वाले समुदाय दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को द्विभाषिक बनाना है, जिससे वे सांकेतिक भाषा एवं मौखिक भाषा दोनों में सक्षम व निपुण हो सके और समाज में अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब जब मौखिक संप्रेषण वाले और द्विभाषिक हस्तचालित संप्रेषण वाले आपस में झगड़ रहे थे कि हम बेहतर हैं, ये सिखाया जाए, तो उसी बीच ये तीसरा जो विकल्प है ये कूद पड़ा कि नहीं, हम तो उस बच्चे को दोनों चीजें सिखाएंगे, उसको हम बाइलिंगुअल बनाएंगे, अर्थात उसको साइन लैंग्वेज भी सिखा देंगे और मौखिक संप्रेषण भी सिखा देंगे, जिससे उसको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वैयक्तिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। इनका कहना है कि जो 99 लोग जो सुनने बोलने वाले थे और एक बच्चा सुनने बोलने वाला नहीं था, अब एक बच्चा जो सुनने बोलने वाला नहीं था, अगर उसको संकेत भाषा सिखा देते हैं, तो जब वो अपने बधिर समुदाय में या श्रवणबाधित समुदाय में जाता है, तो वहाँ वो श्रवणबाधित बच्चों के हिसाब से संकेत भाषा में बात कर लेगा, हस्तचालित माध्यम से बात कर लेगा, और जब वो 99 लोगों के बीच में जाएगा तो वो मौखिक भाषा में बात कर लेगा। भाषा के द्वारा भाषा का विकास मुख्य उद्देश्य है। यानी पहले की एक भाषा सांकेतिक भाषा सिखाई जाए और उस भाषा के बाद में दूसरी भाषा जो है वो मौखिक भाषा भी उसको सिखा दी जाए, तो वो भाषा के द्वारा भाषा का विकास इसमें होता है। मौखिक भाषा वाले बच्चों से तुलना की जाती है, अर्थात इसमें हम तुलना किससे करते हैं? एक मौखिक भाषा बोलने वाले बच्चे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मौखिक भाषा बोलते हैं, वो बच्चा नहीं बोलता है तो वो बच्चा भी मौखिक भाषा बोलने लग जाएगा, तो उन बच्चों के बीच में जब जाएगा तो उसको हीन भावना फील नहीं होगी और वो बच्चा भी उन बच्चों के समान मौखिक भाषा बोलने लग जाएगा।
वाणी की भूमिका न तो अनिवार्य है और न ही ऐच्छिक, ये एक साध्य के रूप में। अब इनका कहना है कि आप मौखिक भाषा सिखा दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा जोर इस पे नहीं देते हैं कि मौखिक भाषा ही पूरी तरह सीख ले। हाँ, सीखने पे जोर दिया जाता है कि मौखिक भाषा सिखा दी जाए। अगर बच्चे पूरी तरह डेवलप नहीं भी होती है, अगर काम चलाऊ डेवलप हो जाती है, तब भी संतुष्ट होते हैं चलो हमने कुछ कर दिया है कि बच्चा टूटी फूटी मौखिक भाषा में सही जाकर के एक सुनने बोलने वाले समाज में जाके अपनी बात वो व्यक्त कर सकता है। ये बधिरता का सांस्कृतिक रूप है। बधिरता का सांस्कृतिक रूप से मतलब ये है कि हस्तशाली संप्रेषण में भी बात कर सकता है और वो मौखिक संप्रेषण में भी बात कर सकता है। द्विभाषिक संप्रेषण का औचित्य क्या है? ये विकल्प श्रवणबाधित बच्चों को सुनने बोलने वाले समुदाय व बधिर समुदाय दोनों ही समुदायों में संप्रेषण के योग्य बनाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों समुदायों के योग्य इसको बना दिया जाता है। सांकेतिक भाषा भी सीख लेता है, मौखिक भाषा भी सीख लेता है। श्रवणबाधित बच्चों को मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होता है, जिससे दोहरा लाभ होता है, अर्थात कि दोनों समाज में आराम से बातचीत कर सकता है। बाधित बच्चे सुनने बोलने वाले समुदाय व बधिर समुदाय दोनों ही समुदायों में संप्रेषण योग्य हो जाते हैं, जिससे उनमें हीन भावना नहीं आती है। दो भाषाओं के ज्ञान से विद्यालय व निर्धारित पाठ्यक्रम को असहजता सीख सकते हैं। अगर बच्चा संकेत भाषा भी जानता है और मौखिक भाषा भी जानता है तो उसको पढ़ाने लिखाने में भी आसानी हो जाएगी। आप चाहे संकेत भाषा में सिखा दो चाहे मौखिक भाषा में सिखा दो, दोनों भाषाओं में सीखने के लिए बच्चा तैयार होता है। इस भाषा की जो सीमाएं हैं वो क्या है? श्रवणबाधित बच्चों को किसी एक भाषा को ठीक ढंग से सीखने में समस्या होती है, किंतु इस विकल्प में उन्हें दो भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, अर्थात उन्हें दोहरा परिश्रम करना पड़ता है। अब क्या हुआ? पहले तो इसको संकेत भाषा सिखाएं और संकेत भाषा जब वो सीख ले तो संकेत भाषा सीखने के बाद हम उसको क्या सिखाएं? मौखिक भाषा भी सिखाएं। तो बच्चा एक भाषा को ढंग से सीख नहीं पाता है और दूसरी भाषा सिखाने के लिए हम जोर देते हैं कि बच्चा दूसरी भाषा भी सीख ले। तो दोहरा परिश्रम करना पड़ता है बच्चे को। दोहरा लाभ तो होता है लेकिन उसको परिश्रम भी बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है और साथ ही साथ टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि किसी बच्चे में एक हाथ अथवा दोनों हाथ नहीं है या हाथों की उंगलियां नहीं है या उनमें लचीलापन नहीं है तो उन्हें संकेत भाषा सीखने में व्यक्त करने में समस्या होगी। इस स्थिति में उसे मात्र मौखिक भाषा ही सिखाई जा सकती है। जैसा कि अभी हमने हस्तशाली संप्रेषण में कहा था कि अगर हाथ खराब है तो फिर सांकेतिक भाषा में बात नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी दोनों भाषा सिखाने की बात कर रहा है। अगर हाथों में कमी है, हाथ में लचीलापन नहीं है या हाथ कटे हैं या हाथ एक हाथ नहीं है तो फिर वो सांकेतिक संप्रेषण में तो भाग नहीं ले पाएगा, उसको केवल मौखिक संप्रेषण की तरफ ही ले जाया जा सकता है, तो दोहरा लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। यदि किसी बच्चे में मौखिक भाषा में सहयोग करने वाले शारीरिक अवयवों में कमी है तो उन्हें मात्र सांकेतिक भाषा सिखाई जा सकती है। जैसे कि जीभ नहीं है या फिर जो स्पीच ऑर्गन्स है या उसका लैट सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी है, जैसे कि नॉन चॉम्स्की ने जो बताया था, तो भी हम मौखिक भाषा उसको नहीं सिखा पाएंगे, केवल सांकेतिक भाषा ही हम सिखा पाएंगे। ये भी आवश्यक नहीं कि बच्चे मौखिक और सांकेतिक दोनों भाषाओं में समान रूप से सीख सकें। ये भी जरूरी नहीं कि बच्चा मौखिक भाषा में भी पूरी तरह पारंगत हो जाए और सांकेतिक भाषा में पूरी तरह पारंगत हो जाए। ये भी जरूरी नहीं कि दोनों भाषाओं में उसको जो पकड़ है वो पूरी तरह से मजबूत है। अब जब ये तीन जो संप्रेषण विकल्प हैं आपस में झगड़ रहे थे तो उसी बीच में चौथा आ गया। चौथा क्या कह रहा है? पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। समग्र संप्रेषण माध्यम को सैद्धांतिक रूप में टोटल कम्युनिकेशन नाम से जाना जाता है। टोटल कम्युनिकेशन शब्द का प्रथम बार प्रयोग राय हॉलकॉम्ब द्वारा सन 1967 ईस्वी में कैलिफोर्निया में किया गया था। डेविड डेंटन द्वारा मैरीलैंड स्कूल फॉर द डेफ यूएसए में इसे प्रथम बार लागू किया गया था। इसका विकास मौखिक तथा हस्तचालित विधियों को मिश्रित कर किया गया। बधिर बच्चों हेतु श्रवण क्षमता का उपयोग शब्दावली पूर्ण वाक्यों का व्याकरणीय आवश्यकताओं पर होता है। ओरेन कॉर्डनेट 1974 एवं एम डेंटन 1972 का मानना है कि पूर्ण संप्रेषण बधिर बच्चों में को उपलब्ध सभी संप्रेषण विधियों के ज्ञान से है, जिससे भाषा का विकास हो सके। सभी आयामों को आवश्यकता के आधार पर प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें इनका मानना है कि हम क्यों ओरलिज्म की तरफ जाएं, हम क्यों मैनुअलिज्म की तरफ जाएं, हम क्यों टोटल बाइलिंगुअलिज्म की तरफ जाएं। हम बच्चे को, हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना है। अब सिखाने के लिए हम कौन सा माध्यम अपनाते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं। बच्चे को सीखना है, हम किस माध्यम से सिखाते हैं ये मायने नहीं रखता है। समग्र संप्रेषण में संप्रेषण हेतु संप्रेषण के सभी साधनों जैसे करवर्तनी, संकेत, प्राकृतिक भाव भंगिमा, वाणी वाचन, ओष्ठ पठन, शारीरिक भाषा, श्रवण संबंधी प्रशिक्षण, लिखित एवं मौखिक भाषा आदि सहित संप्रेषण के अन्य सभी रूप सम्मिलित हैं। इस माध्यम का प्राथमिक उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों एवं उनके साथ संप्रेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए एक सरल संप्रेषण विधि उपलब्ध कराना है। इसमें व्यक्ति वाणी और संकेत के साथ ही अन्य दृश्य एवं प्रासंगिक माध्यमों का उपयोग कर सकता है। यानी कि इसमें हम हर चीज इंक्लूड कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना, कैसे सीखता है ये मायने नहीं रखता। समग्र संप्रेषण हेतु मुख्य बिंदु, वैयक्तिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। वैयक्तिक उद्देश्य क्या है, बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए, बच्चा थोड़ा बहुत बोल ले, बच्चा थोड़ा बहुत साइन कर ले, बच्चा अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दे और दूसरों की बात को समझ ले। ये उसका सामाजिक उद्देश्य हमारा है कि बच्चा अपने आप को कटा हुआ महसूस न करे, बल्कि वो सबके बीच मिला जुला महसूस करे। इस योग्य हमें बच्चों को बनाना है। संप्रेषण ये तो अनेक स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि बहुत सारे जो विकल्प हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, उसको अपनाया जाता है इन बच्चों को सिखाने के लिए। वाणी के द्वारा वाणी और संकेत का विकास मुख्य उद्देश्य है, यानी मौखिक भाषा भी विकसित करनी है, वाणी भी सिखाना है और संकेत भी सिखाना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि संकेत भाषा पूरी तरह से बच्चे में विकसित हो जाए, बल्कि संकेत विकसित हो जाए जिससे कि उसका काम चलता रहे, पूरी तरह से पारंगत ना भी हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वाणी की भूमिका अनिवार्य और ऐच्छिक होती है। केवल वाणी के द्वारा ही वाणी का विकास साध्य नहीं है। इनका मानना है कि हम वाणी के द्वारा वाणी सिखा दें या केवल मौखिक भाषा सिखा दें, ऐसा नहीं है। मौखिक भाषा भी सिखा दें, इसको भी सीख ले, यानी पूरी तरह से पारंगत ना भी कर पाए तो काम चलाओ भी हो जाए, अपना काम निकाल सके समाज में, वो भी पर्याप्त है। और जो संकेत है वो संकेत भी बच्चा सीख ले, जिससे उसका न तो मौखिक भाषा से कोई समस्या उत्पन्न हो और न सांकेतिक भाषा समस्या उत्पन्न हो। अब वो 100 बच्चों के बीच में जब अकेला बच्चा जाता है तो वो फिर क्या होता है, सब में घुल मिल जाता है और सबके समान वो अपने आप को सब में ढाल लेता है। समग्र संप्रेषण का औचित्य, ये विकल्प उद्देश्य प्राप्ति पर जोर देता है। उद्देश्य किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों में विकास होना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इसमें बच्चे वाणी, भाषा एवं संप्रेषण के विकास के उद्देश्य से अनेक विधाओं में पारंगत हो जाते हैं। यानी कि वाणी भी आ जाती है बच्चे में, भाषा भी विकसित हो जाती है बच्चे में, संप्रेषण क्षमता भी विकसित हो जाती है बच्चे में, संकेत भी विकसित हो जाता है। यानी कि सारी चीजें बच्चे में कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाती है। बच्चे वाणी तथा संकेत दोनों विधाओं का लाभ उठा पाते हैं, जैसा कि बता चुका हूं कि वाणी भी बच्चे में डेवलप हो जाती है और संकेत भी बच्चे सीख लेते हैं। बच्चों के पास वाणी तथा संकेत दोनों ही विधाओं के प्रयोग का विकल्प खुला रहता है। अब ये हम बाध्य नहीं करते हैं कि बच्चा मौखिक भाषा ही बोले, या हम बात ये नहीं करते हैं कि बच्चा सांकेतिक भाषा में बात करे। बच्चा स्वतंत्र है, जिसमें उसको ज्यादा सहूलियत महसूस होती है। हम विकसित सभी चीजें करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुरूप वो बच्चा सुविधा के अनुरूप और माहौल के अनुरूप किसी का भी उपयोग बच्चा कर सकता है। अब समग्र संप्रेषण की सीमाएं क्या है? इस विकल्प में वाणी व संकेत व्यवस्था साथ साथ चलते हैं। हर एक बच्चे की श्रवण क्षमता, वाणी क्षमता एवं एक ही शब्द पर संकेत भिन्न हो सकते हैं, इसलिए पठन पाठन में समस्या आती है। अब क्या है, संकेत भाषा की जब हम बात करते हैं तो जो संकेत होते हैं कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे थोड़ा बहुत डिफर मिलेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो संकेत भाषा है वो कहीं ना कहीं एक समान ही मिलती है। कुछ कंट्रीज स्तर पर जब हम जाते हैं थोड़ा बहुत डिफर देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर बोलता भी है, टीचर संकेत भी करता है, टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क भी करता है, टीचर किताब भी संभालता है,
टीचर क्या करता है, श्याम पट पे लिखता भी है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज क्या करता है वो एक साथ उसको करनी पड़ जाती हैं, जिससे कि उसको पढ़ाने लिखाने में और इन चीज़ों में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे पहलुओं को उस टीचर को एक साथ काम करना पड़ जाता है और बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ता है। उसको संकेत भी देखना है, उसको ब्लैक बोर्ड वर्क भी देखना है, उसको किताब पे भी ध्यान देना है और उसको बोल करके भी बात करनी है। तो बच्चे को भी बहुत सारे टास्क पे काम करने पड़ जाते हैं, जिससे कि पठन पाठन में क्या होती है कि समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। लेकिन आजकल आप किसी भी टीचर से जब पूछेंगे कि आप शिक्षण के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो संभवतः सभी टीचर यही कहते हैं कि हम समग्र संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री थोड़ा सा छूट दे देता है। छूट कैसे दे देता है? आप बोर्ड भी वर्क कर रहे हो, किताब भी संभाल रहे हो, साइन भी कर रहे हो और जो है मतलब कि मौखिक भाषा में बात कर रहे हो, सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हो, मतलब बहुत सारे विकल्पों को टीचर काम कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा सहज लगता है। लेकिन जब हम मैनुअलिज्म पे जाते हैं तो मैनुअलिज्म पे जाने के लिए टीचर को सांकेतिक भाषा में किसी न किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसको वेल ट्रेंड होने की आवश्यकता होती है। उसी तरह जब हम ओरलिज्म की तरफ जाते हैं तो ओरलिज्म में क्या होता है कि उसमें संकेत की कोई स्थान नहीं है, तो मौखिक बोल करके पढ़ा लेता है तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। अब क्योंकि एक टीचर को समबाधित बच्चों के साथ काम करना है, लेकिन वो संकेत भाषा में प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं है, उसने जो डीएड किया है या बीएड किया है उसमें जितना उसने साइंस सीख लिया था उसी साइंस से उसको काम चलाना है, या बच्चों के बीच में रह करके जितना उसने साइंस सीख लिया था उसी साइंस के थ्रू उसको काम चलाना है, तो क्या करेगा? वो बच्चों से सीखता है और खुद बच्चों को वही चीज सिखाता है। ना तो बच्चे साइन लैंग्वेज में ट्रेंड होते हैं, ना टीचर साइन लैंग्वेज में ट्रेंड होता है। अब जब दोनों ट्रेंड नहीं है तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है? वो बचता है समग्र संप्रेषण का। तो जिस भी टीचर से आप पूछेंगे कौन से माध्यम का उपयोग कर रहे हो, तो वो यही कहेगा कि मैं समग्र संप्रेषण का उपयोग करता हूँ। अब देखिए, इसमें शिक्षण के दौरान बच्चों तथा अध्यापकों को एक साथ अनेक पहलुओं पर कार्य करना पड़ता है, जैसे श्रवण प्रवर्धक उपकरण, यानी सब बच्चे श्रवण यंत्र लगाएं, वाणी वाचन करता है, संकेत का प्रयोग करता है, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है, श्याम पटकार करता है, सहायक सामग्री का भी उपयोग करता है, जिससे पठन पाठन में सहजता नहीं रहती है। बेचारा कंफ्यूज रहता है कि ये संभालूं कि वो संभालूं, और बच्चे भी इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों को एक साथ अनेक शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को साथ करना पड़ता है, जिससे उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने में समस्या होती है। क्योंकि कोई भी क्लास हो, इसमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पे खत्म भी करना होता है, और उस पाठ्यक्रम को समझाने के लिए मौखिक भाषा का भी प्रयोग करना है, संकेत का भी प्रयोग करना पड़ता है, टीएलएम का भी प्रयोग करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड यूज करना पड़ता है, किताबें से भी पढ़ाना पड़ता है, लेसन प्लान भी बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको करनी पड़ती है, तो जिससे निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पे खत्म करने पे कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है। तो अब हमने देखा ये 4 संप्रेषण विकल्प थे। पहला संप्रेषण विकल्प था मौखिक संप्रेषण, दूसरा था हस्तशाली संप्रेषण, तीसरा था बाइलिंगुअल संप्रेषण या द्विभाषिक संप्रेषण, और चौथा था समग्र संप्रेषण। टाइम ओवर तो नहीं हो रहा ना कैसी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ हाँ सर। हाँ, अब समस्या ये आती है कि संप्रेषण के जो विकल्प हैं उनको हम चयनित कैसे करें, किन बच्चों के लिए कौन सा संप्रेषण विकल्प ज्यादा उचित है, इसको चयनित करने के लिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। संप्रेषण के विकल्पों के चयन की कसौटियों से तात्पर्य उन कसौटियों से है जिनकी परिस्थितिवश अथवा परिणाम स्वरूप कोई बच्चा किसी संप्रेषण विकल्प को अपनाता है अथवा उसे अपनाना पड़ता है। ये कसौटियां उस बच्चे के लिए हितकर भी हो सकती हैं और अहितकर भी। श्रवणबाधित बच्चों के संप्रेषण के विकल्पों के चयन की कुछ प्रमुख जो कसौटियां हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे है सामुदायिक जागरूकता का अभाव। अब सामुदायिक जागरूकता का अभाव से मतलब ये है कि जब एक गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल में लेकर के आता है तो उसको ये भी पता नहीं होता है कि वो कौन से संप्रेषण विकल्प से पढ़ेगा।
कौन संप्रेषण से विकल्प से पढ़ेगा? क्योंकि वो गार्जियन तो स्कूल में लेकर के आता है कि हमारा बच्चा सुनने बोलने लग जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा और हमारा बच्चा वेल ट्रेंड हो जाएगा, इस उद्देश्य से लेकर के आता है। और उसकी अपेक्षा क्या होती है स्कूल से कि स्कूल हमारे बच्चे को क्या सिखा देगा? सुनना बोलना सिखा देगा। अब बच्चा क्या होता है, सुनना बोलना क्या सीख लेता है? शायद नहीं सीख पाता है। क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि स्कूल में जो संप्रेषण विकल्प चल रहा होता है उसी संप्रेषण विकल्प को बच्चे पे थोप दिया जाता है। अगर टोटल कम्युनिकेशन से स्कूल पढ़ा रहा है तो टोटल कम्युनिकेशन से ही पढ़ाएगा, ना कि गार्जियन के अनुसार। गार्जियन चाहता है कि मौखिक भाषा में बच्चा हमारा भाषा बोलने लग जाए, तो बच्चा बोलने नहीं लगेगा, बल्कि उस संप्रेषण जो स्कूल में चल रहा है वही संप्रेषण उस पर थोप दिया जाता है। समुदाय गलत अवधारणाएं। अब समुदाय गलत अवधारणाएं क्या है? उनका यह है कि हमारा बच्चा है, सुनता नहीं तो क्या बोलेगा, तो है ही बोलेगा ही। मतलब मैं CBR बच्चों को जब कराता हूँ तो बच्चे समुदाय में जाते हैं तो समुदाय में बहुत सारे मिथक देखने को मिलते हैं। मिथक क्या होता है? एक तो हद हो गई, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में गए तो एक बच्चा श्रवणबाधित था, तो मेरे ट्रेनिंग ने उनसे पूछा कि ये बच्चा आपका कब से, इसका जो है जो श्रवणबाधित हुआ है कब से? बोले पहले तो सुनता बोलता था, लेकिन जो एक बगीचा है उस बगीचे में गया और बगीचे में एक काजी बाबा की कब्र थी, इसने उस पर जो है टॉयलेट कर दिया और टॉयलेट करने के बाद से ये सुनना बोलना इसका बंद हो गया। आप बताइए क्या ऐसा संभव है? शायद नहीं। अब वो बच्चा है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके करने से सुनना बोलना बंद हो गया। अब ये क्या है? उस बच्चे के माता पिता की गलत अवधारणा है कि बच्चा ऐसा इस कारण से हो गया। अब जब इतनी गलत अवधारणा उसमें व्याप्त है तो सही समय पे वो बच्चे को की श्रवणबाधिता की जांच भी नहीं कराते हैं और सही समय पे हियरिंग एड नहीं लग पाता है। जब जांच नहीं होगी, हियरिंग एड नहीं लगेगा, तो हम मौखिक संप्रेषण की तरफ उसको बच्चे को ले भी नहीं जा पाते। सीख पहचान में हस्तक्षेप की आयु। अगर जैसे मैंने बात किया कि देर से बच्चा चिन्हित होता है, सही समय पर उसको चिन्हित नहीं किया जाता है। 3 साल के पहले या 1.5 साल तक बच्चे को अगर हम चिन्हित कर लेते हैं, तुरंत हियरिंग एड लगा देते हैं, बच्चे को तुरंत हस्तक्षेप कर देते हैं, तो बच्चा आगे स्कूल में सही ढंग से पढ़ पाएगा, उसमें वाणी भाषा संप्रेषण सही ढंग से विकास होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। विशेषज्ञों की उपलब्धता। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे न ENT मिलेगा, न ऑडियोलॉजिस्ट मिलेगा, न स्पीच थेरेपिस्ट मिलेगा, न तो ऐसे जो श्रवणबाधिता के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं वो मिलेंगे। जब ये सही जगह पे नहीं मिल पाते हैं तो बच्चे का जो शीघ्र हस्तक्षेप होना है और सही समय पे उसका हियरिंग एड लगना है, जांच होनी है, तो नहीं हो पाता है। तो बच्चा फिर हम जिस संप्रेषण माध्यम में उसको ले जाना चाहते हैं उसमें वो बच्चा सफल नहीं हो पाता है। यंत्र उपकरणों की सफलता। हम ज्यादातर देखते होंगे खासकर प्राइमरी स्कूलों में कि हर बच्चे को हियरिंग एड दे दिया जाता है। हियरिंग एड जो दिया जाता है वो एक ही तरह का हियरिंग एड होता है, सभी बच्चों को बांट दिया जाता है। वो बच्चा 800 रुपए वाला, 900 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला हियरिंग एड दे देते हैं, सारे बच्चे लगाने लग जाते हैं। क्या हम इस पर विचार करते हैं कि बच्चे का जो हियरिंग जो पावर है, हियरिंग क्षमता है, अवशेष क्षमता है सुनने की, वो कितनी है? इस पे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें उसको हियरिंग एड देना है और हम हियरिंग एड देकर के खुशत हो गए कि ये बच्चा हियरिंग एड पा गया है, हमारी जो समस्या थी खत्म हो गई है, बच्चा सुनने लग गया। लेकिन नहीं, हो सकता है कोई बच्चा मॉडरेटली सीवियर हो, कुछ सीवियर हो, कुछ प्रोफाउंड हो, तो उसकी जो हियरिंग लेवल है उस हियरिंग लेवल के अनुसार हम हियरिंग एड नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे ही सभी को एक समान बांट देते हैं। अभिभावकों की अपेक्षाएं। जैसे मैंने कहा कि अभिभावक स्कूल में एडमिशन दिला देता है और देने के बाद वहीं पे वो छोड़ देता है, हॉस्टल में छोड़ दिया, फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि हमारा बच्चा स्कूल में एडमिट है। अब हम साल 6 महीने बाद जाएंगे, देखेंगे हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा हो चुका होगा और वो बोल रहा होगा, अच्छा खासा उसमें वाणी भाषा संप्रेषण विकसित हो चुका होता है। ये सारी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वो अभिभावक भी उससे बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे बच्चे से अपेक्षा बहुत ज्यादा कर लेता है। बच्चों में निहित भाषा अधिग्रहण यंत्र की स्थिति। जैसे मैंने कहा था कि नोम चॉम्स्की ने बताया था लाइट सिस्टम में जो ब्रेन स्तर पे और जो शारीरिक स्तर पे कुछ पार्ट्स होते हैं उत्तरदायी होते हैं। अगर उन पार्ट्स में कोई न कोई कमी है, जैसे कि ब्रोकाज एरिया में कमी है, वनिके एरिया में कमी है,
तो इनमें अगर किसी क्षेत्र में भाषा के लिए उत्तरदायी क्षेत्र है उसमें कमी है, तो फिर वो भाषा जो विकास की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और इसी तरह से जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उसमें अगर कोई कमी है या वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी जो मौखिक भाषा है वो सही ढंग की नहीं हो पाएगी। बच्चों के संप्रेषण की अभिरुचि, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक बच्चे को अगर आप सांकेतिक भाषा सिखा दिया और फिर उसको मौखिक भाषा पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो शायद बच्चा मौखिक भाषा की तरफ जाने से आनाकानी करता है, मौखिक भाषा की तरफ वो जाने नहीं चाहता है, क्योंकि वो संकेत भाषा सीख लिया, उसका काम चलने लग गया। विद्यालयों की उपलब्धता, अब आप देखेंगे खासकर नॉर्दर्न इंडिया में जितने स्कूल हैं वो सारे स्कूल ज्यादातर, आप पूछेंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं आप, तो कहेंगे हम कौन से कम्युनिकेशन ऑप्शन को, समग्र संप्रेषण को। क्या आपने देखा कहीं बाइलिंगुअल स्कूल भी हैं पूरे यूपी में? क्या आपने देखा केवल ओरलिज्म को फॉलो करते हो वो कहीं पे हो आसपास, जिनमें केवल मौखिक भाषा डेवलप की जाती हो और वहां के बच्चे साइन लैंग्वेज का प्रयोग या संकेत का प्रयोग न करते हो? शायद नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा बाइलिंगुअल स्कूल कि जिसमें केवल संकेत भाषा और मौखिक भाषा केवल दो चीजें यूज की जाती हो, इन्हीं मेथड को फॉलो करते हो, वो शायद नहीं मिलेगा आपको। और इसी तरह से केवल संकेत भाषा का केवल प्रयोग किया जाता हो वो भी शायद बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर स्कूल क्या बोलेंगे कि हम कौन सा फॉलो करते हैं, समग्र संप्रेषण। तो जो संप्रेषण के जो चारों तरह के संप्रेषण के जो विकल्प हैं उनमें से चारों संप्रेषण विकल्पों के स्कूल की उपलब्धता भी हमारे पास नहीं है, और स्कूल की उपलब्धता न होने के कारण हम बच्चे को किसी भी स्कूल में डालाते हैं और वो स्कूल क्या करता है, सभी बच्चों पे अपना मेथड लाद देता है और टीचर भी उसी मेथड से उस बच्चे को पढ़ाने लग जाते हैं। भले ही टीचर चाहता है कि मैं मौखिक संप्रेषण लागू करूं या द्विभाषिक संप्रेषण लागू करूं या हस्तचालित संप्रेषण लागू करूं, लेकिन वो अपनी मर्जी से लागू नहीं कर पाता क्योंकि स्कूल क्या लागू कर दे रहा है, समग्र संप्रेषण लागू कर रहा है। वो बाध्य हो जाता है और बाध्य होने के बाद स्कूल के अनुसार ही संप्रेषण विकल्प लागू कर देता है। विद्यालयों की प्रकृति, विद्यालयों की प्रकृति से मतलब यह है कि गांव में आप जाएंगे बेसिक शिक्षा स्कूल है, वहां भी श्रवण बाधित बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी आईटीआई टीचर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाता है और बच्चे को कुछ सिखाता है और फिर अगले हफ्ते जाता है 2 दिन के लिए, तो बच्चों में क्या डेवलप होगा। और जब वो टीचर वहाँ के टीचर जो सामान्य मुख्य धारा के जो टीचर हैं उनको कुछ बताने की कोशिश करता है कि आप यहाँ एक श्रवणबाधित बच्चा है, इसको इस मेथड से इस तरह के TLM उपयोग करके इस तरह से पढ़ाना है, तो वो वहाँ के टीचर उस आईटीआई टीचर को कोई महत्व नहीं देता है कि तुम जाइए हमें मत सिखाइए, हम भी टीचर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और अपना काम कीजिए, आप 2 दिन आते हैं 2 दिन जो काम करना हो कीजिए और यहाँ से जाइए। तो उसी तरह से आप जाएंगे कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो सारे स्कूल में आप देखेंगे कहेंगे हम समग्र संप्रेषण यूज करते हैं, लेकिन सारे बच्चे वहाँ पे साइन करते हुए मिल जाएंगे। किसी भी बच्चे के पास आपको हियरिंग एड लगा हुआ नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को हियरिंग एड दे भी दिया जाता है तो एक बार खराब हुआ तो दोबारा वो बनता नहीं है, या उसकी बैटरी खत्म हो गई है तो दोबारा बैटरी उसमें डाली नहीं जाती है। डालेगा कौन? स्कूल कहेगा हमारे पास बजट नहीं है, गार्जियन उससे 6 महीने बाद मिलने आएगा, टीचर अपने बजट से क्यों उसको जो अपने वेतन से उसका बैटरी लगवाए, तो उसका हियरिंग एड जो है वो कहीं ना कहीं उसके जो बैग होता है उसमें एक किनारे में पड़ा हुआ होता है। शिक्षकों की संप्रेषण सीमाएं, जैसा कि मैंने कहा कि अब तो RCI बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमा लेवल पे करवाने लगा जो संकेत भाषा में, लेकिन जो टीचर हैं वो वेल ट्रेंड संकेत भाषा में नहीं होते हैं, बल्कि जो मौखिक भाषा उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जो खुद के अनुभव के द्वारा और बच्चों के बीच में रह करके या ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने भाषा सांकेतिक भाषा सीख ली होती है उसी सांकेतिक भाषा को उन बच्चों पे वो लागू करता है। वेल ट्रेंड वो भी सांकेतिक भाषा में नहीं होते। तो जो भी उनका एक्सपीरियंस है या जो उन्होंने सीखा हुआ होता है मौखिक भाषा के साथ और जो विकल्प उन्होंने पढ़े हुए होते हैं उन विकल्पों में जो उन्होंने पढ़ा है उसी के अनुसार अपने मेथड्स को लागू करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के सहपाठियों का प्रभाव, अब एक बच्चा जब स्कूल में जाता है सारे बच्चे वहाँ पर संकेत प्रयोग करते हैं, तो बच्चा मौखिक भाषा प्रयोग करने की सोचते हुए भी संकेत भाषा में आ जाता है, वो भी
मौखिक भाषा छोड़ के अन्य बच्चों के समान ढल जाता है। तो ये क्या है, ये कुछ संप्रेषण के विकल्पों के चयन की कसौटियां हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि उचित संप्रेषण विकल्प को कैसे चुने। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रत्येक श्रवण बाधित बच्चे हेतु संप्रेषण संबंधी अपनी अलग आवश्यकताएं हैं। इसको ध्यान समझिएगा कि प्रत्येक श्रवण बाधित बच्चे की संप्रेषण संबंधी अपनी अलग आवश्यकताएं हैं। सभी श्रवण बाधित बच्चों को एक ही संप्रेषण विकल्प से शिक्षित, प्रशिक्षित, पुनर्वासित किया जाना असहज है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग संप्रेषण विकल्पों के साथ सफल होने की क्षमताएं रखते हैं। ये भी सच है कि अभी तक कोई भी एक ऐसा संप्रेषण का माध्यम उपलब्ध नहीं है जिससे किसी कक्षा के सभी श्रवण बाधित विद्यार्थियों पर एक साथ लागू किया जा सके। इसलिए बच्चों को उनकी सामर्थ्य के अनुरूप सही ढंग से शिक्षित, प्रशिक्षित, पुनर्वासित करने के लिए उपलब्ध संप्रेषण के माध्यमों में से उचित संप्रेषण माध्यम का चयन किया जाना आवश्यक है। तो हर एक टीचर अपनी सीमाओं को समझे और अपनी क्षमताओं को समझे, बच्चे की सीमाओं को, क्षमताओं को समझे और उसके अनुरूप और अपने अनुरूप उचित संप्रेषण विकल्प का चयन करे और बच्चों पे लागू करे, तभी हम सही संप्रेषण विकल्प का बच्चे को लाभ दे पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने संप्रेषण के कुल 4 पायदानों पे चर्चा की और प्रारंभिक पायदान से लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पर अपनी वाणी को, विशेषता को एक एक सारगर्भित तौर पर एकदम बच्चों की समझ के अनुसार, शब्द चयन के अनुसार आपने बताया। प्रत्येक माध्यम को परिभाषित भी किया और प्रत्येक माध्यम के हानि और लाभ, इन तथ्यों को भी साथ में आपने रखा तथा चौथे पायदान पे जाकर के कौन सा पायदान, कौन सा माध्यम सबसे बेहतरीन होगा, किस माध्यम का प्रयोग करके वर्तमान परिस्थिति में हम अपने प्यारे बेटे बेटी श्रवण बाधित जो है उनसे कैसे अपना संप्रेषण बनाएंगे, अपने हाव भाव को कैसे उन तक पहुंचाएंगे, इसका भी आपने निष्कर्ष किया और हमें यह भी बताया कि विद्यालय परिवेश में इसकी आवश्यकता कितनी है और प्रतिपूर्ति कितनी हो रही है, कितना हम इसे पहुंचा पा रहे हैं। हमारे जितने भी छात्र DED-SCBI के हमसे जुड़े थे उतनी ही संख्या में विशेष शिक्षक भी जुड़े थे और विशेषता है HI फील्ड में जो श्रवण बाधिता की क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से शिक्षक जुड़े थे। मैं सभी का चैट बॉक्स पढ़ रहा था, सभी ने कहा कि बहुत ही गुड सेशन चल रहा है सर का। सबसे बड़ी बात कि आपने जिन जिन माध्यमों का चयन करके बताया, जिन जिन माध्यमों के बारे में एक एक स्पष्ट अपनी राय रखी, उन माध्यमों पर उनकी भी अपनी राय हुआ करती है। आज वह राय और स्पष्ट हुई। अगली राय के बारे में अगर उनके कुछ भाव विचार धूमिल हुए थे किसी एक राय का सपोर्ट करने के लिए, तो आज और प्राकट्य हुए, जिसके कारण आपकी क्लास में ही कई अध्यापकों ने अपने सुझाव भी लिखे कि हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। सर ने बहुत बढ़िया बताया, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। बहुत अच्छा रहा, ये बहुत बढ़िया रहा और आपने बड़ी ओजस्विता के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण यह था सर, अभी तक हमारे बीच में जो भी विद्युत जन आते हैं तो कहीं न कहीं बीच में किसी न किसी पक्ष पर राय या कुछ उस तरीके का, लेकिन आपने प्रारंभिक अवस्था से ही जो धारा प्रवाह, दिव्यता व्याप्त करनी शुरू की, एकदम स्टेप बाय स्टेप बच्चों तक आपने पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपके इस बुद्धित्वपूर्ण प्रस्तुति से हमारे छात्र अवश्य लाभान्वित हुए हैं, हम खुद लाभान्वित हुए तथा हमारे सभी विशेष शिक्षक जो है वो लाभान्वित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अगर किसी बच्चे का या किसी विशेष शिक्षक का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। ज्यादा प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर का 1.25 घंटे का समय जा चुका है और आप यूनिवर्सिटी में है इस समय, तो वहां का एक एक समय, एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो कोई 1-2 लोग प्रश्न अपना पूछ ले सर से।
अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाहती अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, प्रोफाउंड केस है, तो फिर हम उसे कैसे टैकल करेंगे? हाँ, आपका प्रश्न ये है कि अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है और प्रोफाउंड लेवल का है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। जी तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन हुआ है, उसको शुरू से कोई हियरिंग एड लगा दिया गया है और पहले ही चिन्हित कर लिया गया है या कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया गया है, तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर वो लेट आइडेंटिफाइड हुआ है और उसमें वाणी भाषा और संप्रेषण का हम विकास नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम मैनुअलिज्म वाले स्कूल में या मैनुअलिज्म की तरफ ले जा सकते हैं, आराम से उधर चला जाएगा। किसी और का कोई प्रश्न? आज के विषय से संबंधित अगर कोई भाव आपके ऐसे हैं जो न क्लियर हुए हों, वैसे मुझे आशा नहीं है कि कोई भी ऐसा भाव ऐसा है जो क्लियर न हुआ हो, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, ये क्वेश्चन आया है सर, ये महादेव जी का है। कुछ बच्चे हेयरिंग ऐड लगाना पसंद नहीं करते और उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता, उन्हें साइन लैंग्वेज के लिए मना किया है क्योंकि उनकी स्पीच आसक्ति है। उनके स्पीच सर के अकॉर्डिंग तो उन्हें फिर कैसे पढ़ाया जैसे उनका एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छा हो। एक कुछ लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे कोई कहे कि आप हेडफोन लगा करके पूरे समय गाना सुनते रहो, तो मैं कितनी देर गाना सुनूंगा हेडफोन लगा करके। एक समय ऐसा आएगा कि मैं गाना सुनते सुनते उब जाऊंगा और मुझे वो हेडफोन क्या होगा, बोझ लगने लग जाएगा। लेकिन जब मुझे कोई ये बताएगा कि आपके लिए ये जो हेडफोन है वो कितनी देर के लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है, अब उस बच्चे को आपको ये समझाने की जरूरत है कि बच्चा अगर वो हियरिंग एड लगा रहा है तो वो हियरिंग एड के लिए उसको फायदा क्या है, और अगर लगातार लगाता रहेगा तो उसमें इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो एक आदत डलवाने की बात है कि आप पहले दिन आप 1 घंटा लगवाइए, दूसरे दिन 2 घंटा लगवाइए, तीसरे दिन 3 घंटा लगवाइए, तो धीरे धीरे एक आदत डलवाइए और डलवाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा फिर वो लगातार लगाने लग जाएगा। जैसा कि आप मैं गया था, एक स्कूल है आपने सुना होगा श्रुति स्कूल मुंबई, तो वहाँ पे हर एक बच्चे के लिए हियरिंग एड लगाना कंपलसरी है और वहाँ पे रूल बना दिया गया है कि कोई बच्चा अगर मार्केट में भी बिना हियरिंग एड के दिख जाता है तो उस बच्चे का अगले दिन नाम काट करके स्कूल से बाहर कर दो। वो एक उन्होंने नियम बनाया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जैसे देखा बाहर बच्चा मार्केट जा रहा है या कहीं शॉपिंग में जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो बच्चा हियरिंग एड जरूर लगाया हुआ है। और गार्जियन में भी डर है कि अगर बच्चा बिना हियरिंग एड के चला और टीचर ने देख लिया तो अगले दिन क्या होगा, नाम कटना है। तो एक डर है, तो उस डर के कारण वो लगा रहे हैं, और डर के कारण जब लगा रहे हैं तो उसमें एक हैबिट भी बच्चे में बढ़ रही है। तो बच्चे को पहले तो आप लाभ बताइए और धीरे धीरे उसको हैबिट डलवाइए। हैबिट जब आप धीरे धीरे उसका जो समय है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, एक लेवल ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ही हियरिंग एड नहीं उतारेगा और खुद ही वो हमेशा लगाए रखेगा, तो आपको सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उन्हें अवश्य ही उनके प्रश्नों के महादेव जी को उत्तर मिले होंगे। अब मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित नहीं करूंगा क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट आपका समय मैं ले चुका हूं। तो आज छात्रों को आपने जो ये बेहतरीन क्लास दी उसके लिए मैं छात्रों में से ही अपनी प्यारी बिटिया रुचि पाल को आमंत्रित करूंगा कि आज के क्लास के लिए सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। रुचि पाल अपनी माइक को अनम्यूट करें। जी सर, धन्यवाद नागेश सर मुझे यह अवसर देने के लिए। मैं रुचि पाल, छात्र DED सेकेंड सेमेस्टर TSM लखनऊ। सर आपने आज हमें बहुत सहजपूर्ण ढंग से और बहुत ही सरल वाणी में इस टॉपिक को समझाया है, जिसे समझने में हम सभी को बहुत ही आसानी हुई है और बहुत सारी नई नई बातों को भी हमने
जाना और सीखा है। आपने हमें संप्रेषण का प्रयोग किस तरह से मनुष्य, पशु तथा सभी प्रकार के जीव जंतु करते हैं बहुत ही अच्छे से बताया, जिसका ज्ञान हम लोगों को पहले नहीं था कि किस तरीके से होता है। तथा आपने हमें संप्रेषण की भाषाओं का भी ज्ञान कराया बहुत ही अच्छे से। सर, आपने हमें इतनी कुछ नई नई बातों को बताया है जिसका ज्ञान हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कीमती समय देने के लिए। सर, आज आपकी क्लास में बहुत अच्छा लगा हम सभी को, और ज़्यादा प्रश्न इसलिए भी नहीं आए क्योंकि सर आपने इतने अच्छे से बताया कि उसमें प्रश्न उठ ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए शायद बहुत सारे प्रश्न नहीं आ पाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर मेरे जितने भी गुरुजन उपस्थित हैं उन सभी का भी धन्यवाद, और मेरे मित्रगणों का भी धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद बिटिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी पटल के जितने जुड़े हुए विशिष्ट जन है, विद्वत जन है एवं छात्र जन है, सभी की तरफ से मैं नागेश कुमार पांडे आपको पुनः बार बार धन्यवाद करता हूं सर, तथा अपने स्नेह को हमारे साथ लाने हेतु और हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाने हेतु आपका सादर प्रणाम सर। आपका स्नेह बना रहे छात्र हित में, यही आपसे आशा है। सादर प्रणाम सर। सभी लोगों को मैं सूचित कर दूं, यह लाइव क्लास वेबिनार है, इसमें कोई सर्टिफिकेट, कृपया सर्टिफिकेट या फीडबैक फॉर्म न मांगे। सभी लोग आज इसमें जुड़े, इसलिए मैं सभी को इस पटल की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और सभी से निवेदन करता हूं कि आपका 1 घंटे 21 मिनट का समय हमने लिया, वैल्यूएबल समय आपने दिया और आपने सीखा, तो इसके लिए हम सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। सादर प्रणाम। थैंक यू सर।